नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के संविधान पर चर्चा के बाद प्रियंका वाड्रा ने साधा निशाना, बोली गणित के डबल पीरियड में बैठने जैसा था, हम बोर हो गए। तो टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी बोला हमला। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, 33 साल बाद नागपुर में हुआ शपथ ग्रहण। अजित पवार बोले मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। केजरीवाल नई दिल्ली तो आतिशी कालका जी से लड़ेंगी चुनाव, सभी 70 सीटों पर आपने घोषित किए उम्मीदवार, कई विधायकों के काटे टिकट, 4 की बदली सीट। संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में बंद मिला, 46 साल पुराना मंदिर, 1978 में सांप्रदायिक दंगों के बाद हो गया था बंद, पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। पश्चिम बंगाल में ममता के मंत्री का विवादित बयान, बोले हम बहुसंख्यक बनेंगे, न्याय के लिए नहीं चलानी पड़ेगी मोमबत्ती। तो बीजेपी बोली ये शरिया कानून की तरफ इशारा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकसभा में दिए गए भाषण में बताए गए 11 संकल्पों को खोखला करार दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने खून का स्वाद चखकर बार बार संविधान को चोट पहुंचाई है, जबकि 2014 में सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार की नीतियों और निर्णयों का उद्देश्य संविधान के अनुरूप भारत की ताकत और एकता को बढ़ाना रहा है। वहीं पीएम मोदी के भाषण पर प्रियंका वाड्रा ने निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने भी एक ऐसी नई बात नहीं बोली हो, उन्होंने हमें बोर कर दिया है। मैं कई साल पीछे चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गणित के 2 पीरियड में बैठी हुई हूं। तो वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पीएम मोदी को मानसिक रोगी करार दे दिया। घोष का कहना है कि 21वीं सदी में भी मोदी आधी सदी पहले 1950 के दशक की काल्पनिक लड़ाइयां क्यों लड़ रहे, मोदी को मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत है। आखिर ऐसा क्या कह दिया पीएम मोदी, इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों, मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, ये तो विपक्ष ने आप बैल मुझे मार्क वाला काम किया। सरकार तो नहीं चाह रही थी कि संविधान के ऊपर चर्चा हो। ये राहुल गांधी ने कहा कि भाई चर्चा होनी चाहिए। आपका पर्पस ये था कि आप प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाएं कि प्रधानमंत्री मोदी जब से सरकार में आए तब से संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान की अवहेलना हो रही है। हो गया उल्टा। अब पहली बार पहुंची प्रियंका वाड्रा, उनको क्या लग रहा है क्लब है पार्लियामेंट, मजा नहीं आया। वहां सीरियस इश्यूज डिस्कस होते हैं। आप बोर हो गई, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए वहां थोड़े प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। अभी पहला सत्र है और आप इस गुमान में कि मैं बोर हो रही थी। अरे, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसके दलील को, उनके साक्ष्य को, उनके सबूत को, उनके सच को झुटलाने के लिए आपके पास कोई दूसरा नैरेटिव है क्या? प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात कही हो तो वो आप बताते। आप तो कॉमेडी करके चली गई, अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई की पत्नी, सारा नकाब गिर गया नीचे। गाली गलौज की भाषा पे आ गए आप। इतनी मिर्ची लग गई कि 5 दशक पहले की कहानी। अरे भाई, संविधान के ऊपर चर्चा होगी तो संविधान को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, कहां कहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, संविधान को दरकिनार किया गया, संविधान में बदलाव किया गया और किस पर्पस से किया गया, यह डिस्कशन नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हारी तरह आरती उतारे चमचागिरी करें गांधी परिवार का। ममता बनर्जी को नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह के बददिमाग लोगों को आप जब पार्लियामेंट के अंदर भेज देते हो तो इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी।
वहीं महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद आखिरकार मंत्रालयों के बंटवारों पर सहमति बन गई और आज नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नागपुर में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार मंच पर मौजूद रहे। वहीं एनसीपी के अजित पवार ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले कहा कि आज शपथ लेने वाले मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। महायुति के सभी विधायकों पर यह नियम लागू होगा। इसके बाद नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। क्यों इस तरीके की बयान दी गई कि 2.5 साल का ही कार्यकाल क्यों होगा? देखिए, ये परफॉर्मेंस ड्रिवन सरकार होगी, उसका ये पहला सिग्नल दिया गया। किसको क्या मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये कह दिया गया है कि 2.5 साल तक आपको कड़ी मेहनत करनी है ताकि 2.5 साल के बाद हम लोग रीथिंक कर सके कि आपको जो मंत्री पद दिया गया है आप परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की स्टाइल है गवर्नेंस का, परफॉर्म और पेरिश। मतलब आप जो दायित्व ले रहे हो उसका निर्वाह सही सही करें, क्योंकि अब तो कोई कह भी नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, तो अब आप काम करके दिखाइए। और ये दिमाग में फितूर होगा कि आप तो मंत्री बन गए, काम नहीं करना, योजनाएं लागू नहीं करना, नेतागिरी करना, भ्रष्टाचार करना, विवाद खड़े करना, अगर ये आपके दिमाग में है तो आप गलत सरकार में मंत्री बन रहे हैं। यही मैसेज दिया गया है कि 2.5 साल के बाद सबका रिव्यू होगा, मतलब आपको परफॉर्म करना होगा। और ये एक अच्छी प्रथा है कि 2.5 साल ही क्यों, हर साल हर मंत्री के काम का एनालिसिस होना चाहिए, और जो मंत्री कामचोर हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर फेंक दें। ये व्यवस्था हो तो आप ये समझिए कि देश में विकास का काम और तेज होता चला जाएगा। जी, इस खबर में बात केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की चौथी और आखिरी लिस्ट आ गई। इसमें 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज, ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन सकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए और 4 विधायकों की सीट भी बदल दी गई है। इतनी हड़बड़ाहट में क्यों? देखिए, तारीफ करनी पड़ेगी केजरीवाल की। बाकी सारे लोग अभी कुछ कुछ कर रहे हैं। आपने 70 उम्मीदवारों को कह दिया कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, आप कैंपेन में लग जाओ। तो कैंपेन के लिए टाइम मिल गया, ये अक्लमंदी का काम है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक लिस्ट निकाली है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की घोषणा में सबसे फिसड्डी चल रही है। जहां तारीफ होनी चाहिए वो तारीफ करने की बात है। लेकिन आज जो लिस्ट आई है उसमें क्या हुआ है? पहले की लिस्ट में 32 लोगों का नाम आ चुका था। कुल 70 सीटें हैं और 32 में से 20 के आसपास विधायकों का टिकट कट गया था। तो विद्रोह शुरू हो गया था। प्लानिंग कर रहे थे। ये जो स्पीकर साहब है, गोयल साहब, उनके घर में मीटिंग चल रही थी। केजरीवाल को मालूम चल गया तो गोयल साहब को बुला करके डांट लगाया गया कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जिन जिन विधायकों के टिकट कट रहे हैं वो आप मारपीट कर रहे हैं। नए उम्मीदवार की जहां घोषणा हो रही है उसकी लोगों की पिटाई हो रही है। आम आदमी पार्टी में टूट फूट की खबरें आ रही हैं हर जगह। तो आज जो लिस्ट आई उसमें मात्र एक बदलाव है। बाकी जो जिस सीट पे है उसको हरी झंडी। मतलब केजरीवाल डर गए कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी चल ही रहा है और दूसरा ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम सिर पे कौन ले कि अगर आप ज़्यादा अक्लमंदी करें, टिकट काटना शुरू कर दें आप सिटिंग विधायकों का। तो ये खबर थी कि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले ही टूट फूट होने लगती। उसमें बहुत सारे लोग इस्तीफा देकर के कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। इसलिए हड़बड़ाहट में ये लिस्ट निकाला गया है और जो आज लिस्ट आई है उसमें ज़्यादा कोई फेरबदल
नहीं है। जी। और अब बात यूपी की। संभल में पुलिस प्रशासन की तरफ से 46 साल बाद शिव मंदिर को खुलवाने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूर सुदूर इलाके से लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए हुए हैं। बता दें कि कल ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में बिजली चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान खग्गू सराय मोहल्ले में 46 साल से बंद शिव मंदिर के अधिकारियों ने ताले खुलवाए। इस मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित मिली थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि 1978 में सांप्रदायिक दंगों के बाद यह मंदिर बंद हो गया था। 46 साल बाद यह मंदिर मिला है। देखिए, 46 साल बाद मंदिर मिला नहीं, मंदिर के ऊपर कब्जा था। मंदिर वहां पे था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी। योगी आदित्यनाथ ने आज कितना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब कहो कि भाई मंदिर खोद करके ये तो साफ साफ दिख रहा है। और इतना ही नहीं है, जिन लोगों ने इस मंदिर के ऊपर कब्जा कर रखा था उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। आपको क्या लगा कि दंगे के दौरान 1976 में शायद दंगा हुआ वहां, तो वहां से हिंदुओं को मार के भगा दिया गया? ये गंगा जमनी तहजीब का जब उदाहरण है। सेक्युलरिज्म का ठेका जो है सिर्फ हिंदुस्तानी माने हिंदुओं ने ले रखा है। सिर्फ दंगा हुआ, हिंदुओं को मार के भगा दिया गया। वहां पे मंदिर था, कुआं, सब कुछ था, उस पर कब्जा कर लिया मुसलमानों ने। कब्जा कर लिया। और अभी बिजली चोरी और इंक्रोचमेंट, उसकी सफाई चल रही है। बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर दनादन चल रहा है संभल के अलग अलग इलाकों में। और उसी दौरान जब दीवार तोड़ा गया तो मालूम चला कि अरे अंदर तो मंदिर है। लोगों ने बताया मंदिर है, तो अंदर बजरंगबली की मूर्ति नजर आ गई, शिवलिंग नजर आ गया, सारी चीजें, गणेश भगवान वहां पे विराजमान थे। तो वो मंदिर को फिर से बनाया जाएगा और जिन लोगों ने कब्जा किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी। आखिरी खबर में बात ममता के मंत्री की। पश्चिम बंगाल के एक कैबिनेट मंत्री ने ऐसी बात कही है जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मच गया है। ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री फरहाद हकीम ने कहा है कि मुसलमानों को उस पोजीशन को हासिल करने की दिशा में काम करने की जरूरत है जहां से उनकी बातों को लोग ऑटोमेटिक सुनना और समझना शुरू कर देंगे। इस तरह न्याय और विकास की उनकी मांग पूरी हो सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 33% है, जबकि देश भर में 17% मुसलमान हैं। मंत्री हकीम ने आगे कहा कि हमें कैंडल लाइट रैलियां निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिसके बाद भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि हकीम का यह बयान शरिया कानून के समर्थन की तरफ इशारा करता है। बार बार ये मंत्री जी इस तरीके के बयान देते हैं, ममता बनर्जी चुप्पी क्यों साध लेती है? भाई, ममता बनर्जी के सबसे करीबी लीडर हैं ये। कलकत्ता नगर निगम के वो चीफ हैं, सबसे बड़े मुस्लिम लीडर हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी के दाहिने हाथ हैं। उनको कौन रोक सकता है? और ये जो बयान है ये तो पीएफआई का बयान है। पीएफआई के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले उसमें क्या बताया जा रहा है कि इतनी जनसंख्या बढ़ा लो, इतनी जनसंख्या बढ़ा लो, हर जगह जाकर के कब्जा कर लो, ताकि 2047 मतलब आजादी के 100 साल बाद 2047 में बिना मुसलमानों के कोई सरकार ना बन सके और यहां पे इस्लामिक कानून जो है वो लागू करेंगे। ये तो फरहाद हकीम बोल रहा है, कोई पहली बार थोड़ी बोला जा रहा है और कोई नई बात थोड़ी है। और बात भी उसकी सही है। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा कब्जा है और बाकी बहुत सारे इलाकों में, बिहार में पूर्व सीमांचल का इलाका है, आप वेस्टर्न यूपी देख लीजिए, ईस्टर्न यूपी देख लीजिए, बहुत सारे इलाके हैं देश के अंदर में जहां पूरी तरीके से ये हो रहा है। ये तो बेवकूफ वो लोग हैं जिनको ये दिख नहीं रहा है। सेक्युलरिज्म का चश्मा ऐसा पहन रखा है कि जिसमें ये अंधे हो गए, जिनको ये, वो गलत नहीं कह रहा, वो तो सही कह रहा है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर बिना मुसलमानों की मदद से कोई पार्टी वहां चुनाव जीत सकती है क्या? नहीं जीत सकती। क्या वेस्टर्न यूपी में कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। क्या सीमांचल में कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। तो ये तो वही कह रहा है कि भाई आगे आने वाले समय में इतना जनसंख्या कर दो, जैसे बंगाल में हमने 33% कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में अगर 33% मुसलमान हो जाएंगे जब, फिर हमारी बात को कहने और समझाने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा लोगों को।
जो लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, उनको जो है सेक्युलरिज्म के अफीम के नशे से बाहर आने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।